गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। दोबारा से आप सबका स्वागत है। आज ये हमारी सेकंड क्लास है और जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग आज प्रोज सेक्शन शुरू कर रहे हैं अपना। सो लेट्स स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट करे हुए। हमने फर्स्ट डे जो सिलेबस डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि लिटरेचर सेक्शन में हमारे 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज़ प्रोज, सेकंड इज़ पोइट्री, थर्ड इज़ ड्रामा एंड फोर्थ इज़ शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, तो उसी में हम आज अपना प्रोज का सेक्शन शुरू कर रहे हैं। अगर आपका सिलेबस देखें तो सिलेबस के हिसाब से जो आपका टोटल लिटरेचर सेक्शन है 50 मार्क्स का, उसमें 16 मार्क्स का आपका प्रोज का सेक्शन आता है। ठीक है, इसमें 3 चीज़ें आती हैं। पहला, एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। एक पैसेज आएगा आपको करने के लिए जिसमें आपको उसका रेफरेंस लिखना है, कॉन्टेक्स्ट लिखना है जैसे आप, और एक्सप्लेनेशन लिखना है जैसे आप 11th में करा था आपने। दूसरा, एक शॉर्ट क्वेश्चन करने को आएगा जिसमें आंसर आप लिखोगे ऐसा जो 30 वर्ड से ज़्यादा बड़ा ना हो। ठीक है, 4 मार्क्स कैरी करेगा वो। और उसके बाद थर्ड सेक्शन है आपका टेक्स्ट के बेसिस पे, जो आप टेक्स्ट पढ़ रहे हो, जो आपका टेक्स्ट, जो आपके एसेस दिए हुए हैं इसमें, जो 7 के आसपास जो है शायद चैप्टर्स हैं, उसमें से कुछ वोकेबलरी सेक्शन आएगा, वर्ड मीनिंग आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं, जो आपको उसमें लिखने हैं। ठीक है, ये भी 4 मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से 8 मार्क्स का आपका एक्सप्लेनेशन, 4 मार्क्स का आपका शॉर्ट क्वेश्चन और 4 मार्क्स का आपका वोकेबलरी सेक्शन। टोटल आपका 16 मार्क्स का ये प्रोज सेक्शन है। ठीक है, और ये 16 मार्क्स आपके, ये जो 7 चैप्टर्स हैं आपके, इनमें कवर होंगे। ये 7 चैप्टर्स हैं। पहला, अ गर्ल विद अ बास्केट, जो कि विलियम सी डगलस ने लिखा है। दूसरा, अ फेलो ट्रैवलर, जो ए जी गार्डनर ने लिखा है। तीसरा, सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, जो जेम्स एलन ने लिखा है। चौथा, द होम कमिंग, जो आर एन टैगोर ने लिखा है। पांचवा, आई एम जॉन्स हार्ट, जो जे डी रेडक्लिफ ने लिखा है। छठा, वुमेंस एजुकेशन, जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखा है। सातवां, द हेरिटेज ऑफ इंडिया, जो ए एल बैशम ने लिखा है। ठीक है, इन 7 चैप्टर्स के ऊपर ही किसी भी चैप्टर्स में से आपके 2 एक्सप्लेनेशन आएंगे पेपर में, 2 पैराग्राफ आएंगे। उन 2 में से कोई भी आपको एक पैराग्राफ करना होगा जिसका आपको रेफरेंस भी लिखना है, कॉन्टेक्स्ट भी लिखना है और एक्सप्लेनेशन भी लिखना है। और ये रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन टोटल 8 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो इसी में से आपका आएगा वो आएगा आपका शॉर्ट क्वेश्चन एक लिखने के लिए। किसी भी चैप्टर का एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको करना होगा जो कि आंसर आपका 30 वर्ड से ज़्यादा करना हो। और इन्हीं चैप्टर्स में से कहीं से आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी दे दिए जाएंगे जिसमें आपको 4 नंबर के वो फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। ठीक है, तो हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो अपने पहले उससे पहले चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारा है अ गर्ल विद अ बास्केट, रिटन बाय विलियम सी डगलस। सबसे पहले हम लोग राइटर के बारे में जानते हैं। जो इसके राइटर हैं विलियम सी डगलस। विलियम सी डगलस अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में एक जज थे। ठीक है, और वो 1950 में जब भारत का बंटवारा हो गया था, 1947 में बंटवारा हुआ था, 1950 में इन्होंने इंडिया को विज़िट किया था। ठीक है, और जब ये इंडिया आए थे तो इंडिया की नेचुरल ब्यूटी से पूरी तरीके से प्रभावित हो गए थे, इम्प्रेस्ड हो गए थे इंडिया की नेचुरल ब्यूटी को देख के। ठीक है, जब यहाँ पे इन्होंने ट्रैवल किया अलग अलग जगहों पे, तो जो प्राकृतिक सुंदरता इन्हें यहाँ पे देखी, वहाँ उसको देख के पूरी तरीके से इम्प्रेस्ड हो गए थे इंडिया की नेचुरल ब्यूटी से। ठीक है, ये जो ऐसे है, ये जो हमारा अ गर्ल विद अ बास्केट ऐसे है, ये इनकी इसी जर्नी के दौरान एक इनके संग एक घटना घटी एक प्लेटफॉर्म पे, एक रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे। उसी से, उसी का वृतांत है, उसी का एक ये
क्या कहते हैं समरी है, जो कि इन्होंने एक ऐसे के रूप में लिखा है। अबाउट द ऐसे। अब इस ऐसे के बारे में आपको इसकी समरी बताता हूँ। क्या है इस ऐसे में? इस ऐसे में ये है कि विलियम सी डगलस को रानीखेत जाना है। ठीक है, रानीखेत जो कि एक ब्रिटिश कैंटोनमेंट है, ब्रिटिश छावनी है, और लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पे ये बसा हुआ है। ठीक है, ये अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं न्यू दिल्ली से। ठीक, हिमालय के लिए इन्हें हिमालयाज़ जाना है, क्योंकि हिमालय में ही रानीखेत है, हिमालय रीजन में ही रानीखेत है। ठीक है, तो इन्हें हिमालय जाना है और इनकी जर्नी स्टार्ट होती है न्यू दिल्ली से। ठीक, इन्होंने जो प्लान किया है, इनकी प्लानिंग है कि ये दिल्ली से दिल्ली से और बरेली तक, हमारे बरेली तक ये आएंगे ट्रेन से, और उसके बाद ये अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे कार से। ठीक है, ये इनकी प्लानिंग है। अब क्योंकि उस समय हम लोगों की जो ट्रेन्स थी, वो ट्रेन्स इतनी फास्ट नहीं हुआ करती थी, मोस्टली जो है पैसेंजर्स ट्रेन ही चला करती थी। एक इमेज में भी आप देख रहे होंगे, एक पैसेंजर ट्रेन आई हुई है। ठीक है, और ये पैसेंजर्स ट्रेन क्या होता था, ये पैसेंजर्स ट्रेन एक तो ये बहुत धीरे धीरे चलती थी, इतनी फास्ट नहीं चलती थी जैसे आजकल की ट्रेन है, धीरे धीरे चलती थी, और ये हर स्टेशंस पे रुका करती थी। ठीक है, लेकिन विलियम सी डगलस जैसे बंदे के लिए ये बहुत ही अच्छी बात थी कि ट्रेन हर स्टेशन पे रुक रही थी। वो क्यों? क्योंकि हर स्टेशन पे उसको ये मौका मिल रहा था, विलियम सी डगलस को ये मौका मिल रहा था कि वो उतर के, हर स्टेशन पे उतर के लोगों से बातचीत करे, लोगों के बारे में जाने, उनको पहचाने, इंडिया के बारे में जाने, इंडिया की स्पिरिट के बारे में जाने। ठीक है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए वो जिस ट्रेन में बैठा था, उस ट्रेन में बैठ के जिस स्टेशन पे भी वो ट्रेन रुक रही थी, उस स्टेशन पे वो उतरता था, लोगों से बातचीत करता था, और ये जानने की कोशिश करता था कि लोगों के क्या व्यूज़ हैं, इंडियंस के क्या व्यूज़ हैं, भारतीयों के क्या विचार हैं भारत की राजनीति को लेके और वैश्विक मुद्दों को लेके। ये जानने की उसकी उत्सुकता होती थी, ये जानने की राइटर की उत्सुकता होती थी, हर स्टेशन पर उतर के लोगों से बातचीत करके। इसी जर्नी के दौरान जब वो ट्रेन में बैठा हुआ था, ट्रेन में बैठे ही बैठे वो जो ट्रेन थी वो अलग अलग रास्तों से होके गुज़र रही थी, बहुत सारे विलेजेस को, बहुत सारे गाँव को से होके गुज़र रही थी, गाँव को पास करती हुई चल रही थी। और उसी ट्रेन में से उसने इंडिया के बहुत सारे ऐसे विलेजेस देखे जहाँ पे जो घर थे वो मिट्टी के बने हुए थे, मिट्टी के घर थे, और उनकी रूफ्स जो थी, उनकी जो जो छतें थीं, वो छप्पर से ढकी हुई थी। ये वो टाइम था जब इंडिया जो है वो पार्टीशन की प्रॉब्लम को, विभाजन की प्रॉब्लम को झेल रहा था। बहुत सारे रिफ्यूजीज़, बहुत सारे शरणार्थी जो है वो इंडिया में आ गए थे। इंडिया के हर पार्ट में, हर जगह कहीं ना कहीं ये रिफ्यूजीज़ जो है वो हर जगह देखे जा सकते थे। ये इस समय कंडीशन थी इंडिया की। इस समय गंगा जो थी, गंगा में फ्लड आई हुई थी, गंगा में बाढ़ आई हुई थी, और इसने बहुत सारे, बहुत बड़े एरिया को, बहुत ही बड़े एरिया को अपने अंदर निगल लिया था। बाढ़ के पानी ने हज़ारों एकड़, पता नहीं कितने एकड़ राइस की फील्ड को, चावल की खेती को अपने अंदर निगल लिया था। इसके साथ साथ उसने जो है बहुत सारे फॉरेस्ट देखे, वन देखे, जिसमें टाइगर्स थे, पाइथन्स थे, अजगर थे, हाथी थे, कोबरास थे, और बहुत सारे दूसरे भी वाइल्ड एनिमल्स उसने इन जंगलों में देखे। जो प्लेटफॉर्म्स जो थे वहाँ पे, जहाँ जहाँ ट्रेन रुक रही थी, वो प्लेटफॉर्म पूरी तरह भरे हुए थे, पूरी तरीके से पैक्ड थे लोगों से। और ये लोग मोस्टली जो है वो वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे,
जो कि डस्ट से भरे हुए थे, जो कि धूल से भरे हुए थे, लेकिन सबके कपड़े लगभग सफ़ेद रंग के थे। सबसे बड़ा जो अचंभा उसके लिए था वो था कि जब वो एक स्टेशन पे उतरा तो उसका जो प्रोसेस था, उसका जो स्टाइल था लोगों से बात करने का, हर स्टेशन पर उतर के 3-4 लोगों से पहले बात करता था, तब उसे जाके एक बंदा ऐसा मिलता था, एक आदमी ऐसा मिलता था जो कि इंग्लिश को समझ सकता था। ठीक है, अब वो हिंदी में तो बोल नहीं रहा था, तो इसलिए उसे कम से कम 2-3 लोगों से पहले बात करना पड़ती थी, तब जाके उसे एक इंग्लिश बोलने वाला मिलता था। ठीक है, लेकिन ये जो उसने का प्रोसेस था बात करने का लोगों से, ये एक जगह टूट गया। कहाँ टूटा? जहाँ पे उसको कुछ रिफ्यूजी बच्चों ने चारों तरफ से घेर लिया। ठीक है, जब रिफ्यूजी बच्चों ने उसको चारों तरफ से घेर लिया, और क्या चाह रहे थे वो चाह रहे थे उनके हाथ में हाथ से बनी हुई सरकंडे की बास्केट्स थी, टोकरियाँ थीं। वो टोकरियाँ बेच रहे थे स्टेशन पे, और लेखक के रूप में उन्हें एक बहुत अच्छा ग्राहक दिखाई दे रहा था। ठीक है, ये रिफ्यूजी बहुत गरीब होते थे, और कोई भी ऐसा प्राणी, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बाहर से आया हुआ हो, विलियम सी डगलस हमारे राइटर की तरह, वो इन्हें एक बहुत अच्छा ग्राहक दिखाई देता था। इसलिए जैसे ही राइटर, जैसे ही लेखक स्टेशन पे उतरा, प्लेटफॉर्म पे उतरा, उसको इन रिफ्यूजी चिल्ड्रंस ने चारों तरफ से घेर लिया, और वो उसको रिक्वेस्ट करने लगे बास्केट्स खरीदने के लिए। राइटर ने कुछ ही पैसों में, बहुत थोड़े से पैसों में इतनी बास्केट खरीद ली कि उसके दोनों हाथ भर गए। ठीक है, और इसके बाद अचानक उसकी नज़र एक 9 साल की बच्ची पर पड़ी, 9 साल की लड़की पे पड़ी, 9 साल की बालिका पे पड़ी, जिसने उसकी अटेंशन को अपनी तरफ आकर्षित किया। वो लड़की भी बास्केट ही बेच रही थी। ठीक है, और वो लड़की उस राइटर से चाह रही थी कि वो भी उसकी बास्केट खरीद ले, लेकिन क्योंकि हमारे राइटर के दोनों हाथ पहले से ही बास्केट से भरे हुए थे, इसलिए राइटर ने स्टार्टिंग में उससे मना कर दिया कि नहीं, मुझे बास्केट की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास सफिशेंट बास्केट है, काफ़ी बास्केट है, अब मैं ये बास्केट और मैं नहीं खरीद सकता। लेकिन उस लड़की के बार बार रिक्वेस्ट करने से और उसकी उम्र को देखते हुए बाद में राइटर ने उसे कुछ मनी, कुछ पैसा देने की सोची, एज ए गिफ्ट, एज ए चैरिटी के रूप में। बाद में राइटर उन्हें, उस लड़की को कुछ पैसे देना चाहता था, लेकिन उस लड़की ने ये पैसे लेने से मना कर दिया। अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट, अपने सेल्फ प्राइड, अपनी डिसेंसी की वजह से उसने ये पैसे लेने से मना कर दिया, और वो दोबारा से बास्केट खरीदने के लिए राइटर से रिक्वेस्ट करने लगी। यही वो चीज़ थी जो राइटर के हार्ट को हिट कर गई। वो लड़की ना तो किसी बहुत बड़े स्कूल में पढ़ी थी, ना किसी कॉलेज में पढ़ी थी, ना उसे मैनर्स के बारे में कोई ज्ञान था, लेकिन फिर भी उसके अंदर सेल्फ प्राइड और सेल्फ डिग्निटी की भावना को देखकर राइटर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया, और इसी लड़की ने राइटर के मन में इंडिया के लिए एक बहुत ही साफ छवि पेश कर दी। भारत के लोग कैसे होते हैं, भारत की पब्लिक कैसी है, भारत की सोल कैसी है, हमारी आत्मा कैसी है, ये चीज़ जो पेश करी वो इस लड़की ने पेश करी। और ये ग्लिम्प्स, ये झलक जो है वो राइटर को दिखाई दी उस लड़की के अंदर। तो यही पूरा चैप्टर है, यही पूरे चैप्टर की समरी है। इसके ऊपर जो टेक्स्ट है वो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, और टेक्स्ट हम कल से शुरू करेंगे। टेक्स्ट आपको पहले मैं भेज दूंगा, टेक्स्ट की रीडिंग करेंगे, और फिर उसके बाद आपको इसके एक्सप्लेनेशन करने होंगे। ठीक है, अगर किसी को समरी ना समझ में आई हो तो वो इस टेक्स्ट को भी पढ़ सकता है जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। मैंने इसको नहीं पढ़ा क्योंकि मैंने पहले सोची आपको हिंदी में बता दूँ। ठीक है, आप इसको पढ़िए, टेक्स्ट को पढ़िए, इस समरी को पढ़िए। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है,
थैंक यू वेरी मच।